हाँ, अब आप स्टूडेंट से बात करना कर दो, आवाज वगैरह चेक कर दो, ठीक है? उसी देर में वो स्लाइड ऑन कर दो क्या? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है ना लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डेवलप कर लें। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो इस लेक्चर में पूछ सकता है। हम सॉर्ट आउट कर लेंगे अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन और उसमें हमने लर्न किया अबाउट वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं, बिलीव्स क्या होती हैं, हमारे एटीट्यूड्स किस तरह से शो करती हैं, इंडिविजुअल कैसे शो करता है, फिर पेशेंट अगर हम देखते हैं तो पेशेंट किस तरह से एटीट्यूड शो करते हैं वो हम देखते हैं। और हमने ये देखा कि वैल्यूज जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं थ्रू डिफरेंट कल्चर, थ्रू डिफरेंट रिलीजन्स और एथनिक एरियाज वगैरह से हमें ट्रांसफर होती हैं। और बाय बर्थ किसी कोई भी पर्सन वैल्यूज अडॉप्ट नहीं करता। इसलिए हमने आज डिटेल डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर में। उसमें हमने वैल्यू सिस्टम डिस्कस किया था, बिलीव्स डिस्कस किए थे। बिलीव्स देखा था कि वो इंटरप्रिटेशन होती हैं, एक्सेप्ट एज ट्रू। Then we discuss about attitudes, the feeling about toward a person or object, और ये करेक्ट और इनकरेक्ट भी हो सकती हैं। वैल्यू ट्रांसमिशन हमने डिस्कस किया था, एक डिटेल डिस्कशन हुई थी वैल्यू ट्रांसमिशन पे। उसके बाद हमने पर्सनल वैल्यूज डिस्कस की थी, प्रोफेशनल वैल्यूज, एसेंशियल नर्सिंग वैल्यूज डिस्कस की थी, जिसमें हमने ऑल्ट्रिज्म डिस्कस किया था, जिसमें आ जाता है कि द कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ अदर्स, ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम टू चूज द राइट, फ्रीडम टू हैव टू डिसाइड, जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए एक नर्स को बहुत ज़रूरी है, वो फ्रीली चूज़ कर सके कि उसने अपने पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए और हर पर्सन को यूनिक समझना चाहिए। इंटेग्रिटी हमने देखा था कि क्या होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हमने नर्सिंग केयर जो है ना प्रोवाइड की थी पेशेंट को। सोशल जस्टिस भी हमने देखा था, जिसमें आ जाता है कि इज एक्टिंग in accordance with their treatment regardless of economic status, race, ethnicity और एज वगैरह के अकॉर्डिंग हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इसमें हमने फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट्स को। इसमें हमने कोई किसी पेशेंट को नहीं देखना कि वो लो इकोनॉमी का है या हाई इकोनॉमी का है, कोई रिच है, पुअर है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, मेल है, फीमेल है, किसी भी जेंडर से है, हमने उनको फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने वैल्यू क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहले पीपल आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एग्जामिन करते हैं और देन डेवलप करते हैं देयर ओन इंडिविजुअल वैल्यूज। तो हमने इसमें ये देखा था कि हम इसमें एक स्टेटमेंट जो है ना वो डेवलप कर लेते हैं, एक परफॉर्मेंस सेट कर लेते हैं और उसकी बेस पे फिर हम पेशेंट से या ऐसा पर्सन जिसके हमने वैल्यूज असेस करनी हो, वैल्यू क्लैरिफिकेशन करानी हो, उसका फिर हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। या तो वो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, तो समटाइम पेशेंट न्यूट्रल भी शो करता है। तो उसकी बेस पे फिर हम जज कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें पेशेंट के लिए वैल्यूएबल हैं और कौन सी चीज़ें पेशेंट के लिए अनवैल्यूएबल हैं, और फिर हम बाकी चीज़ों को डिसमिस कर देते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम लेके फिर नर्सिंग केयर प्लान में ऐड करते हैं और बाद में उसी की बेस पे फिर हम फर्दर जो है ना टीचिंग उसकी जो है ना प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रोसेस पे, किसी भी केयर पे, किसी भी फील्ड पे। इसमें रैस हार्मोन और साइमन ने वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस पे एक थ्योरी पेश की थी, जिसको हम वैलिंग प्रोसेस के नाम से उसने डिस्क्राइब किया था। उसमें 3 पार्ट्स हैं, जिसमें थिंकिंग थी, फीलिंग एंड बिहेवियर आ जाता है, और उसको हम कहते हैं थिंकिंग, प्राइजिंग एंड एक्टिंग। और ये
डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हेल्पफुल होता है उनकी वैल्यूज़ को असेस करने के लिए, और उनके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम इसमें फिर डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें एग्री और डिसएग्री की ऑप्शन होती है, और इसी को बेस बना के भी हम पढ़ चलते हैं। सो our today session will be start from here, clarifying the nurses value. अब हमने पर्सनल वैल्यूज की भी बात कर ली, हमने प्रोफेशनल वैल्यूज की भी बात कर ली। अब यहाँ पे स्पेसिफिक आ जाता है कि एज अ नर्स आपकी क्या वैल्यूज हैं और उसको आप किस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि नर्सिस एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द वैल्यूज दे होल्ड अबाउट लाइफ, डेथ, हेल्थ एंड इलनेस। नर्सिस होल्ड बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यू। अब नर्सिस होगी या नर्सिंग स्टूडेंट्स होगी, उनको जो है ना बहुत सारी वैल्यूज जो है ना रिफ्लेक्ट करने की जरूरत होती है अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, अबाउट हेल्थ एंड इलनेस, क्योंकि उन्होंने इन 4 कंपोनेंट्स को ही फेस करना होता है ड्यूरिंग द नर्सिंग प्रैक्टिस। किसी की बर्थ हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, कोई बीमार हो रहा है, कोई हेल्दी हो रहा है, तो उसी बेस पे फिर सारा जो उनका सर्कल है वैल्यूज का इन 4 कंपोनेंट्स पे ही बेस करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि नर्सिस की अपनी वैल्यूज भी होनी चाहिए और साथ में प्रोफेशनल वैल्यूज भी होती हैं, लेकिन जब उसने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है तो उसको अपनी पर्सनल वैल्यूज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। One strategy for gaining awareness of personal values is to consider attitudes about specific issues such as abortion or euthanasia, called mercy killing, act or practice of painlessly putting to death. अब इसमें ये है कि एक नर्स है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी अपनी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि उसको ना डिफरेंट इश्यूज जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो कि अगर एक नॉर्मल पर्सन देखेगा तो उसकी वैल्यूज के बारे में डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर एक नर्स होगी उस सिचुएशन में तो उसकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जैसे डिस्कस किया गया है कि अबॉर्शन है, किसी फीमेल प्रेग्नेंट का अबॉर्शन हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी का, या यूथैनेसिया दिया गया है, यानी कि इसका मतलब है मर्सी किलिंग। यानी कि इसमें ऐसा करता है कि किसी कोई इंसान जो कि उसको जो है इलनेस उसकी जो है वो बहुत वो इस हद तक उसकी स्प्रेड हो चुकी है कि अब उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या ऐसा उसको जो आर्टिफिशियल हमने कोई ट्रीटमेंट वगैरह लगाया होता है, या यानी कि ऑक्सीजन वगैरह या वेंट पे पेशेंट होते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं उनके ऑक्सीजन को होल्ड कर देते हैं या वेंटिलेटर जो है वो रिमूव कर देते हैं, जिससे उसका जो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजनेशन या वेंटिलेशन मिल रही होती है, तो इसकी बेस पे ये होता है कि हम देखते हैं कि इसको यूथैनेसिया कहते हैं, मर्सी किलिंग एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ पेनलेसली पुटिंग टू डेथ, यानी कि उसको कोई इतना पेन फील ना हो। ठीक है जी, इसमें हम उसको जो है ना कहते हैं कि उसको अब जो है ना उसकी ज़िंदगी से बेहतर है कि उसको जो है ना वो डेथ की तरफ चला जाए। अगर वो ज़िंदा है और वो उसके लिए ज़िंदा रहना बहुत मिज़रेबल हो गया है उस पेशेंट के लिए या उसकी फैमिली के लिए, और समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो वेंट पे होते हैं या आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेशन के होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी फैमिली मेंबर्स उनके एक्सपेंसेस को, तो फिर वो भी यही कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे और इन्होंने अगर कोई इसके बचने के चांसेस हैं तो भी हमें बता दें, अगर बचने के चांसेस नहीं हैं तो भी हमें बता दें। फिर इस तरह डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है ना वो कमेटी बनती है, फिर वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि उनको यूथैनेसिया की तरफ लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। फिर इस तरह जब क्रिटिकल सिचुएशन रेस होती है तो उसके बारे में हम नर्सिस की वैल्यूज को टेस्ट करते हैं कि एज अ नर्स इस सिचुएशन में नर्स की अपनी वैल्यूज क्या हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर नर्स की वैल्यू ये होगी कि पेशेंट को जो है ना वो मर्सी किलिंग के लिए वो एग्री नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर जैसे आप एज अ फर्स्ट ईयर में जब आप आते हैं तो आपके लिए चीज़ें इतनी यूजफुल नहीं होती, तो इसमें ये है कि आपने इसमें ये होता है कि आपने ये करना होता है कि फिर जैसे-जैसे आप नर्सिंग प्रैक्टिस में आते हैं, जब इस तरह के एथिकल इश्यूज़ रेज़ होते हैं, तो आपने क्या करना होता है कि आप जब एथिकल कमिटीज़ बनती हैं, तो वहाँ पे आपका अपना एक्सपोज़र होता है, फिर वहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है, तो उसकी बेस पे आपकी जो है ना लर्निंग कराई जाती है।
इसलिए इस सिनेरियो में आपकी अपनी वैल्यूज का भी पता होना चाहिए आपको, और साथ में प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज जो हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज आप जो आपके लिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस क्रिटिकल सिनेरियो में डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, नर्सिस वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, एजुकेशन एंड एज। अब नर्स की अपनी जो वैल्यू हैं वो भी कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगी, जिस कल्चर में वो रह रही है, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करती है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, किस तरह की उसकी एजुकेशन हुई है, और उसकी एज क्या है। ये सारी चीजें जो है ना नर्सिस वैल्यूज पे भी इफेक्ट करेंगी। However, research shows that fundamental professional nursing values of human dignity, equality, and prevention of suffering have not varied over time or across the groups. लेकिन इसमें रिसर्च शो करती है कि बहुत सारी जो बेसिक प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज हैं, जैसे कि डिग्निटी है, इक्वेलिटी है एंड प्रिवेंशन ऑफ सफरिंग है, वो जो है ना ओवर द टाइम जो है ना वो इतना ज्यादा वेरी नहीं करती, वो सेम ही रहती है। नेक्स्ट है जी क्लेरिफाइंग क्लाइंट वैल्यूज। अब हमने पहले तो क्लेरिफाई की नर्सिंग वैल्यूज, यानी कि नर्सिंग वैल्यूज को हमने क्लेरिफाई किया कि नर्स की अपनी वैल्यूज के बारे में उसको पता होना चाहिए और उसको प्रोफेशनल वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, और डिफिकल्ट सिचुएशन फिर हम उसको जो है ना इनकाउंटर कराते हैं, और उसमें फिर हमें पता चलता है कि नर्स की जो है ना इसके बारे में अपनी क्या वैल्यूज है। इसी तरह जब हम नर्स की वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं तो क्लाइंट की वैल्यूज को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाइंट की वैल्यूज को क्लैरिफाई करना क्यों जरूरी है। सो टू प्लान इफेक्टिव क्लाइंट सेंटर्ड केयर, nurses need to identify clients values as they influence and relate to a particular health problem। अब क्योंकि हमने पेशेंट सेंटर्ड केयर या क्लाइंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी होती है, तो हमारा नर्सिंग प्लान इफेक्टिव तब होगा जब हम उनको क्लाइंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ नर्स जो है अपनी पर्सनल वैल्यूज और प्रोफेशनल वैल्यूज को पे ही ना फोकस करे, बल्कि क्लाइंट्स की वैल्यूज पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्योंकि हमने केयर जो है वो क्लाइंट को ही प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए मेन रोल है क्लाइंट्स की वैल्यूज का। तो हम देखते हैं कि जो क्योंकि क्लाइंट्स की वैल्यूज इन्फ्लुएंस करती हैं और रिलेट करती हैं पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम देखते हैं एक एग्जाम्पल है। For example, a client with falling eyesight will probably place a high value on the ability to see, ठीक है जी, एंड अ क्लाइंट विद क्रॉनिक पेन विद वैल्यू कंफर्ट। अब आप देखते हैं दो तरह के हमारे पास मरीज हैं, दो तरह के पेशेंट हमारे पास आए हैं। एक ऐसा पेशेंट है जिसकी जो है आईसाइट वीक है, उसके लिए ज्यादा वैल्यू इस चीज की है कि वो प्रॉपरली जो है ना चीजों को देख सके, एबिलिटी टू सी जो है ना, यानी उस पर उसकी वो हाई वैल्यू है। यानी कि मेन फोकस उसका ये है कि मैं चीज़ों को प्रॉपरली देख सकूँ, प्रॉपरली मैं अपनी आंखों से मेरी विजन जो है वो प्रॉपर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है जो कि क्रॉनिक पेन के साथ है, डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू है वो है जी कंफर्ट, वो कंफर्ट को वैल्यू देगा। यानी कि वो चाहता है कि उसकी पेन जो है वो कम हो जाए और वो कंफर्ट फील करे। अब दोनों पेशेंट्स की अगर आप देखें तो वैल्यूज सेम नहीं है। इट मीन्स अगर हम एक ऐसा पेशेंट जिसकी आई साइड जो है आई साइड प्रॉब्लम है, उसको हम कहें कि आप कंफर्ट में रहें तो ये आपके लिए वैल्यूएबल है, तो ये रोंग होगा, वो उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। और इसी तरह एक क्रोनिक पेन के साथ पेशेंट है, अगर हम ये कह दें कि आपका जो है आपको जो है आई साइट अगर आपकी प्रॉपर है तो ये आपके लिए वैल्यूएबल है, डेफिनेटली ये नहीं होगा ऐसे, क्योंकि क्लाइंट जो है ना पेन के साथ हमेशा कंफर्ट को वैल्यू देगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नॉर्मली पीपल टेक सच थिंग्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर इस तरह के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप स्टूडेंट जो है ना चैप्टर नंबर 17 जो है फन का, आप उसको रीड कर सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं। तो आपको वैल्यूज और बिलीव से रिलेटेड बहुत सारी सिनेरियोज और बहुत सारी डिटेल डिस्कशन आपको मिलेगी वहाँ पे। सो मस्ट सी दैट चैप्टर नंबर 17। अच्छा जी,
The nurse should never assume that the client has any particular value. अब बिना जज किए आप उसका इंटरव्यू करके बिना वैल्यूज क्लैरिफिकेशन किए आपको कभी भी एज अ नर्स ये जज नहीं कर लेना खुद से कि पेशेंट जो है उसको जो है ना उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, ये वाली उसकी वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपने पेशेंट को पहले असेस करना होता है, एग्जामिन करना होता है, उसकी जो इंटरव्यू करना होता है और उसकी जो है वैल्यूज के बारे में पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, नॉलेज गेन करना है, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन करनी है और आफ्टर दैट जो है ना वैल्यूज क्लैरिफिकेशन आप कोई स्टेटमेंट जो है ना डेवलप करनी है कि पेशेंट की जो है ना ये वाली चीजें जो है वैल्यूएबल हैं और ये वाली नहीं है। फिर इससे हमें अंदाजा होता है, आइडिया होता है कि पेशेंट के लिए कौन सी चीजें जो है ना वैल्यूएबल है। खुद से आपने जजमेंटल नहीं होना कभी भी। द फॉलोइंग प्रोसेस में हेल्प क्लाइंट्स क्लैरिफाई देयर वैल्यूज। अब कुछ प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे जिससे क्लाइंट्स की या पेशेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पे है जी लिस्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब इसमें क्या करना होता है, आपने एक लिस्ट जो है ना वो डेवलप कर लेनी होती है तमाम ऑल्टरनेटिव्स की। इसमें ये है मेक श्योर दैट द क्लाइंट इज अवेयर ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव। आपने किसी भी चीज के बारे में उसकी वैल्यूज को डिस्कस करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है कि इसकी क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। अगर मैं ये ना करूं तो ये मैं आपके लिए आपके लिए ये कर दूंगी, अगर ये ना हो तो ये हो सकता है, ये ना हो तो ये। इस तरह की आपने एक स्टेटमेंट डेवलप करनी होती है, उसमें सारी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो हैं उसका आप राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है जी एग्जामिन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चॉइसेस। अब आपने ये क्या इसमें क्या करना होता है कि जो भी चॉइसेस उसने वो चूज करता है, फॉर एग्जांपल आपने 5 to 6 ऑल्टरनेटिव डेवलप किए हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें से उसने कौन सी 5 में से 2 चूज किए हैं या 1 चूज करता है, तो उसके साथ साथ आपने जो 5 ऑल्टरनेटिव चूज किए थे उसके साथ ही आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी राइट डाउन कर लेने हैं, ताकि क्लाइंट को या पेशेंट को पता हो कि अगर वो इसमें से अगर एक ऑल्टरनेटिव चूज करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नंबर 3 पे है जी चूज फ्रीली। टू डिटरमिन वेदर द क्लाइंट चूज फ्रीली आस्क डिड यू हैव एनी से इन दैट डिसीजन, डू यू हैव अ चॉइस। अब आपने क्या करना है, ऑल्टरनेटिव डेवलप कर लिए, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज इसके राइट ऑन कर लिए, फिर आपने उसको राइट देना है क्लाइंट को कि वो इनमें से कोई भी जो चूज करना चाह रहा है ऑल्टरनेटिव उसको फ्रीली चूज करे। आपने अपना डिसीजन उस पर इम्पोज नहीं करना। और जब आपने ये देख लिया कि उसने फ्रीली चूज किया है या नहीं किया तो उसके बारे में फिर आप पूछेंगे कि आपने जो डिसाइड किया है, जो डिसीजन लिया है, तो आप इसके बारे में आपको कुछ कहना है या आप कोई इसके अलावा भी कोई और चॉइस रखते हैं। तो वो आपको फिर आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि उसने क्या किया है, उसने फ्रीली चूज किया है या किसी के प्रेशर में आके इसको चूज किया है या आपके कहने पे इसने चूज किया। अब नंबर 4 पे है फीलिंग अबाउट द चॉइस। सम क्लाइंट्स में नॉट फील सेटिस्फाइड विद देयर डिसीजन। अब जब एक डिसीजन हो जाता है, समटाइम हमारे साथ भी ऐसे होता है, हम क्या करते हैं, हम कोई चीज या कोई करने का फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं आफ्टर सम टाइम हम जो है ना उसके बारे में सेटिस्फाइड फील नहीं करते, या हम किसी के प्रेशर में आकर डिसाइड कर लेते हैं तो वो भी फील नहीं करते, लेकिन अगर हमने फ्रीली चूज किया हो तो फिर हम सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, उसकी फीलिंग्स को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं है, और पेशेंट किसी नर्स के अंडर प्रेशर नहीं है, किसी डॉक्टर के अंडर प्रेशर नहीं है, या किसी फैमिली मेंबर के जो है ना या पीयर प्रेशर नहीं है उस पर, बल्कि उसने अपनी इस मर्जी के मुताबिक डिसीजन लिया है और वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है वो उससे फिर हमें उसकी फीलिंग से असेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है जी अफर्म द चॉइस। आस्क हाउ यू विल डिस्कस दिस विद अदर्स। अफर्मेशन का मतलब होता है कि वो इस पे इस अपने डिसीजन पे स्टे है, यानी कि उसने स्ट्रॉन्गली जो है ना इस डिसीजन पे अपना जो है ना उसने लिया है और वो इस पे जो है ना साबित कदम रहेगा। और वो फिर इसको हमने डिस्कस करने के लिए हमने उससे पूछना है कि आपने अपना डिसीजन ले लिया है, अब आप बताएं कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के साथ किस तरह इसको डिस्कस करेंगे।
फिर हमें अंदाजा हो जाएगा। अगर तो वो ओपनली डिस्कस करना चाह रहा होगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो इसका मतलब है कि वो अपने डिसीजन पे फर्म है और वो जो है ना उस पर स्ट्रॉन्गली एक्ट करेगा। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी जब कुछ होगा, या वो वेट करे, हो सकता है वो चेंज कर दे डिसीजन को सम टाइम के बाद, तो फिर हमें लगेगा कि वो उसमें अफर्मेशन नहीं है। Act with a pattern to determine whether the client consistently। अब इसमें हमने देखना है कि किस तरह के बिहेवियर वो आफ्टर डिसीजन जो है ना शो कर रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि आया जो पेशेंट है वो अपने डिसीजन पे कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो वो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर शो करेगा अपनी डिसीजन के अबाउट, तो फिर उससे हमें आइडिया हो जाता है कि अब जो है ना पेशेंट जो है ना फर्म है या कंसिस्टेंट है, या वो सेटिस्फाइड है भी या नहीं है, तो फिर हमें पता चल जाता है। Behave in a certain way, ask how many times have you done that before, or what would you act that way again। ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट्स की कैसी वैल्यूज को क्लैरिफाई करना है, किस तरह से करना है। सबसे पहले लिस्ट ऑल्टरनेटिव, दूसरा था एग्जामिन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइस। फिर हमने देखा कि उसने वो फ्रीली चूज किया डिसीजन को या वैल्यूज को फ्रीली पिक किया या नहीं किया। उसके बाद फीलिंग अबाउट द चॉइस, यानी कि जो उसने वैल्यूज उसमें से जो कि चूज की थी उसके बारे में उसकी क्या फीलिंग थी, वो उसके बारे में सेटिस्फाइड है या नहीं है। फिर फर्म द चॉइस देखी, और एट द एंड हमने देखा एक्ट विद द पैटर्न, यानी कि क्लाइंट कंसिस्टेंट है या नहीं है अपनी वैल्यूज के बारे में, या अभी भी वो डिसीजन जो वो ले चुका है उसको उसने चेंज करना है या क्या करना है। अब हम देखते हैं कुछ बिहेवियर्स जो कि शो करते हैं कि पेशेंट या पर्सन की जो वैल्यूज जो हैं वो अनक्लियर हो सकती हैं, जो कि अनक्लियर वैल्यूज को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, बिहेवियर्स दैट में इंडिकेट अनक्लियर वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, बिहेवियर इग्नोरिंग अ हेल्थ प्रोफेशनल्स एडवाइस, अनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन और बिहेवियर, यानी कि एक ऐसा पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कोई एडवाइस की है, वो उसको इग्नोर कर रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन या बिहेवियर जो है ना वो शो कर रहा है। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, अ क्लाइंट विद हार्ट डिजीज हु वैल्यूज हार्ड वर्क इग्नोर्स एडवाइस टू एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि एक पेशेंट जो कि हार्ट डिजीज के साथ आया है उसकी वैल्यूज ये है कि वो हार्ड वर्क करता है, लेकिन अब क्या करता है, इग्नोर करेगा एडवाइस टू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक तरफ वो कहता है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, हार्ड वर्किंग को जो है ना इम्पोर्टेंट करता हूँ, समझता हूँ, मेरे लिए वैल्यूएबल है। दूसरी तरफ उसको जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसने ये कहा है कि आप हार्ट डिजीज के साथ हैं तो आपको जो है एक्सरसाइज जो है रेगुलरली करने की जरूरत है, यानी कि वॉक वगैरह कर लें या कोई लाइट मॉडरेट एक्सरसाइजेस कर लें जिससे हार्ट उनका हेल्दी रहे, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर रहा है। तो इट मीन्स कि वो अपनी जो है ना अनक्लियर वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है, अनक्लियर वैल्यूज जो है ना वो शो कर रहा है। इसके अलावा अगर दूसरी एग्जांपल देखें, अ प्रेग्नेंट वुमन सेज शी वांट्स अ हेल्दी बेबी, ठीक है जी, बट कंटिन्यूज टू ड्रिंक अल्कोहल एंड स्मोक टोबैको। अब एक तरफ जो प्रेग्नेंट वुमन है वो एक तरफ कह रही है कि उसको हेल्दी बेबी चाहिए, जाहिर सी बात है हेल्दी बेबी के लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, प्रॉपर वाइटामिन लेने की जरूरत है, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मील लेने की, और जो हैजर्ड चीज है लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको वगैरह उसको क्विट करने की जरूरत है। लेकिन इसमें वो क्या कर रही है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो एडवाइस है उसको वो इग्नोर कर रही है और अनक्लियर वैल्यू शो कर रही है। ठीक है जी, अब उसकी वो इम्पोर्टेंस तो देती है कि हेल्दी बेबी हो, लेकिन साथ में ही वो ड्रिंकिंग भी कर रही है, अल्कोहल कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, तो ये शो करता है उसकी अनक्लियर वैल्यूज को, यानी कि डुअल मैसेज वो जो है ना कन्वे कर रही है। नेक्स्ट है जी न्यूमरस एडिशंस टू अ हेल्थ एजेंसी फॉर द सेम प्रॉब्लम। अब बिहेवियर उसने क्या शो किया कि उसकी एक ही हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको एक ही इलनेस है एक ही तरह की, लेकिन उसमें ये है कि वो बार बार हॉस्पिटल में आ रहा है, बार बार उसके एडमिशन हो रहे हैं। अब उसने ये वाला बिहेवियर उसका शो किया है। अब उसमें वैल्यूज कहाँ पे हैं, कहाँ पे उसकी वैल्यूज अनक्लियर होंगी, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। A middle-aged obese woman repeatedly seeks help for back pain
बट डजंट लूज वेट। अब आपको भी पता है कि जो obese होते हैं, मिडिल एज जो होते हैं और obese वुमेन होते हैं या मेल होते हैं, उनको अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो बैकबोन का इशू हो जाता है और जिसकी वजह से बैक पेन जो है ना वो ज़्यादातर रहती है। लेकिन अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने उसको ये कहा कि आपने क्या करना है, वेट लॉस करेंगी तो आपकी जो बैक पेन है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये उसने एडवाइस कर दी। लेकिन वो क्या करती है कि बार बार सेम प्रॉब्लम के लिए हेल्थ केयर एजेंसी में आ रही है। इट मीन्स कि वो अपनी वैल्यूज को कट ऑफ कर रही है और वो जो है उस पर प्रॉपरली एडवाइसेस पे जो है ना अमल नहीं कर रही। तो इस वजह से जो है ना उसको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी थर्ड पे है जी कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी अबाउट विच कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक। अब कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं कि उनको बार बार समझाया जाए, पेशेंट को समझा दिया जाए कि आपने इस तरह से काम करना है, आपने इस तरह से मेडिसिन मेडिसिन लेनी है, या आपने घर पे जाके इस तरह से नर्सिंग केयर जो है ना वो या नर्सिंग प्रोसीजर जो है वो करने हैं ताकि आपकी हेल्थ जो है वो रिकवर हो सके, आपकी डिजीज जो है वो उसमें जो है ना रिकवरी हो। लेकिन उनमें उनको स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही होती है और वो बार बार क्या करती हैं, कंफ्यूजन शो करते हैं पेशेंट्स। और अनसर्टेनिटी यानी कि उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि अच्छा मैं ये करूंगा तो ये हो सकता है, इस तरह से करूंगी तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है जी, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसने क्या करना होता है। अब इसकी अनक्लियर वैल्यूज क्या है? अ वुमन वांट्स टू obtain अ जॉब टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। अब उसकी वैल्यू है यानी कि वो इम्पोर्टेंस देती है कि उसको अपनी फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है या अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको मीट आउट करने के लिए जॉब करने जो है ना वो उसको obtain करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी साइड पे क्या है? बट ऑल्सो वांट्स टू स्टे एट होम टू केयर फॉर एंड सिक हस्बैंड। ठीक है जी। अब लेकिन एक तरफ वो जॉब भी जा रही है, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड जो है वो सिक है और वो घर पे रह के उसकी वो केयर भी करना चाहती है। तो इसमें वो कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी शो की है। नेक्स्ट है जी बायो एथिक्स। ये डेफिनेशन है जी बायो एथिक्स की, आप लोगों को आनी चाहिए। व्हाट इज बायो एथिक्स? सो इज एथिक्स एज अप्लाइड टू ह्यूमन लाइफ और हेल्थ। यानी कि ह्यूमन लाइफ और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज होगी उसको जब हम ऐसे एथिक्स जो अप्लाइड किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये बायो एथिक्स है। टू डिसीजन अबाउट अबॉर्शन एंड यूथेनेसिया। यानी कि हम डिफरेंट लाइफ सिनेरियो से गुजरते हैं, डिफरेंट वर्क रूटीन से गुजरते हैं जब हम नर्सिंग प्रैक्टिस में होते हैं। अबॉर्शन या यूथेनेसिया या किसी की मर्सी किलिंग करना या कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स आ गई या कोई और डिफरेंट इलनेस से पेशेंट आ जाते हैं या कोई क्रॉनिक इलनेस के साथ पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो हैं फैमिली मेंबर्स को ना बताया जाए, हमारे फैमिली मेंबर्स को हमारी डिजीज के बारे में जो है ना एक्सपोज ना किया जाए। तो फिर इस तरह की जो बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनको जो डील करती है उसको एथिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है उसको हम कहते हैं कि ये बायो एथिक्स है। अब नर्सिंग एथिक्स क्या है? डेफिनेटली रेफर टू द एथिकल इश्यूज दैट अकर इन द नर्सिंग प्रैक्टिस। अब नर्सिंग प्रैक्टिस में जो एथिकल इश्यूज रेज होती हैं, आप जब नर्सिंग प्रैक्टिस में होते हैं, क्लिनिकल एरियाज में जाते हैं, एज अ स्टूडेंट भी आप बहुत सारे नर्सिंग एथिक्स जो है, नर्सिंग एथिकल इश्यूज जो है ना वो फेस करेंगे। लेकिन आपको उन सिचुएशन में डील करने के लिए और नर्सिंग प्रैक्टिस में नर्सिंग प्रोफेशन में रहते हुए कैसे उसको ओवरकम करना है, उस चीज़ों को जो कवर करेगी उसको हम कहते हैं कि ये नर्सिंग एथिक्स है। नेक्स्ट टर्म है जी मोरालिटी। मोरालिटी यूजली रेफर टू प्राइवेट personal standards of what is right and wrong in conduct, character and attitude. नॉर्मली आप कह सकते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड मोरालिटी। और जो है वो आपकी प्राइवेट लाइफ को भी इफेक्ट कर सकती है, आपके पर्सनल स्टैंडर्ड्स को भी इफेक्ट कर सकती है। तो उसको आप कह सकते हैं कि ये हमारी मोरालिटी है, यानी कि आप उसको मॉरल वैल्यूज भी कह सकते हैं। समटाइम मोरालिटी इज एन अवेयरनेस ऑफ फीलिंग। इसमें फीलिंग आती हैं जो आप किसी चीज को असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ वैल्यूज जो हैं वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जो जब आप उसके बारे में जब आप सोचते हैं और उसके बाद जब आपकी फीलिंग्स आती हैं तो उसकी जो अवेयरनेस होती है उसको हम मोरालिटी कहते हैं। और फीलिंग्स होती हैं वो गिल्ट भी हो सकती है, होप भी, और इन द फॉर्म ऑफ शेम भी हो सकती है।
या गुड और बैड भी हो सकती है, आपको डिफरेंट किस्म की फीलिंग जो है ना वो हो सकती है। Another indicator is the tendency to respond to the situation with words such as must, should, right, wrong, good और and bad। जब ये वर्ड्स जो है जिस सिनेरियो में इन्वॉल्व हो, यानी कि ये चीज़ गलत है या अच्छी है, मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, जब आपके माइंड में इस तरह के वर्ड्स आ रहे हों, इस तरह के ख्यालात जब हो रहे हों, तो इट मीन्स आपकी जो मोरालिटी है वो इफेक्ट हो रही है, और ये आपकी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो आपसे जो है ना इस तरह की फीलिंग जो है ना वो शो करवाती है। फिर moral issues are concerned with important social values and norms, they are not about unimportant things। अब moral values जो और moral issues जो होते हैं वो ज्यादातर उसमें जो important things जो होंगी वही डिस्कस होंगी। हमारी डेली रूटीन में जो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उन पे हम इतना ज्यादा नहीं सोचते, हम नॉर्मली उन पे चलते हैं, लेकिन जो ज्यादातर इश्यूज होते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनके बारे में ज्यादा फिर हमारी जो मोरल वैल्यूज हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और उसके रिस्पॉन्स में फिर हम देखते हैं कि आया कि ये करना ठीक है या नहीं है, गुड है या बैड है। और या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, अगर आपसे फॉर एग्जांपल कोई काम गलत हो जाए लेकिन बाद में आप फील कर रहे होते हैं कि मुझसे गलत हो गया, तो ये आपका क्या होता है कि मोरल वैल्यूज जो है ना वो आपकी डिस्ट्रेस होती हैं, आपकी मोरल वैल्यू डिस्टर्ब होती हैं, और आप जो ना चाहते हुए भी जो है ना गलत कर देते हैं, और बाद में आपको इस तरह की फीलिंग फिर आती है। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज। अब जो प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज हैं उसकी सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं और कहाँ से हमारी जो प्रोफेशनल वैल्यूज हैं वो डेवलप होती हैं। तो उसमें 10 नर्सिंग एथिकल वैल्यूज हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है जी ह्यूमन डिग्निटी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपने रिस्पेक्ट पे करनी है हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को, अपने कोलीग्स को, अपने जो कोलैबोरेटिव स्टाफ होगा उनको, और दूसरे जो नर्सेज होंगी उनको, जितने भी आपके जो सराउंडिंग में जो पीपल होते हैं, पेशेंट हो गया, आपकी स्टाफ होगी, आपकी कोलैबोरेटिव स्टाफ हो गया, पैरामेडिक्स हो गए, उनको आपने रिस्पेक्ट पे करनी होती है और सबको यूनिक समझना होता है। फिर है जी प्राइवेसी, प्राइवेसी मस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। पेशेंट का बेसिक राइट है कि आप उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करें। आपने कोई भी नर्सिंग जो है प्रोसीजर करना है, नर्सिंग स्किल परफॉर्म करनी है, तो उसमें जो है ना आप ये पेशेंट का राइट है कि उसको प्राइवेसी जो है ना प्रोवाइड की जाए। फिर जस्टिस है, आपने फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि यू हैव द राइट टू मेक द डिसीजन फ्रीली। ठीक है जी, आपको फ्रीडम होनी चाहिए। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए इन केयरिंग में। ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या है, यानी कि एक्यूरेसी मीन एक्यूरेट होना चाहिए। आपने जो भी स्किल्स प्रोवाइड करनी है वो प्रिसाइज होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं या स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं या जो नर्सिंग केयर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो जो भी कमिटमेंट आपने उससे किया है वो फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप इसमें आ जाते हैं, सिंपैथी, ऑनेस्टी आ जाती है, एंड इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इसमें आ जाती है। ये 10 मेन जो हैं नर्सिंग एथिकल वैल्यूज हैं जो आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन डिग्निटी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डिग्निटी मीन्स है कि कोई भी किसी भी रीजन से हो, कल्चर से हो, एरिया से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, डिफरेंट एज ग्रुप से हो, तो आपने क्या करना है कि सबको इक्वालिटी से पेश आना है, सबके साथ रिस्पेक्ट पे करनी है, सबको रिस्पेक्ट पे करनी है और सबको वर्दी समझना है और सबको यूनिक समझना है। तो डेफिनेशन में यही है, इज अ रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन बीइंग्स possess are special values essential to their humanity and as such are worthy of respect simply because they are human beings। क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं इसलिए हमें उनका ख्याल करना है और उनको रिस्पेक्ट पे करनी है और उनकी डिग्निटी का
ख्याल करना है। प्राइवेसी, पेशेंट डिसाइड हु, व्हेन एंड वेयर टू शेयर देयर हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब प्राइवेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई भी प्रोसीजर करना है, कोई भी स्किल करनी है तो आपने जस्ट उसको प्रॉपर रूम प्रोवाइड कर दिया, प्रॉपर प्राइवेसी प्रोवाइड कर दी। इसमें सिर्फ ये ही नहीं आएगा, इसमें ये भी आएगा कि आपने उसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपने उसके जो है वो लीक आउट नहीं करनी। ये पेशेंट डिसाइड करेगा कि उसने किससे, कब और कहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिस्क्लोज करनी है। तो इसलिए आपने पेशेंट की पूछे बगैर उसकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करना। ऑन द अदर हैंड, confidentiality is how we as nurses treat private information once it has been disclosed to others or ourselves। confidentiality का मतलब यही है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन को आपने अपने तक रखना है, बिला वजह, बिना जरूरत आपने ना ही किसी को लीग नर्स को, ना ही किसी को लीग स्टूडेंट को, किसी कोलैबोरेटिव स्टाफ को या किसी और उसके किसी फैमिली मेंबर्स को आपने किसी के साथ भी डिस्क्लोज नहीं करना। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन, जब पेशेंट की एक दफ़ा, पेशेंट आपको एक दफ़ा डाटा दे देता है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ नर्स कि आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। ये दूसरे सिनेरियोज में होता है, अगर कोई सीरियस इलनेस वगैरह हो, कैंसर के पेशेंट हो या कोई और मिजरेबल डिजीज हो, तो उसमें फिर ये होता है, या कोई ऐसी डिजीज जो कि पेंडेमिक हो सकती हो, जो कि कम्युनिकेबल हो, तो फिर उस सिनेरियो में होता है कि हमने उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करना होता है और उनको बताना होता है कि किस तरह से वो अपने आप को पेशेंट से जो है ना वो सेव रख सकते हैं, या किस तरह से वो पेशेंट की केयर कर सकते हैं। एक प्रॉपर बोर्ड जो है वो बैठता है, और प्रॉपर बोर्ड जो है ना उसमें पूरे मेंबर्स होते हैं, एक एथिकल कमेटी बैठती है और वो फिर वो डिसाइड करती है कि आया कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन को हमें किस टाइम पे और किस पर्सन को डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये आप लोगों की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना। नेक्स्ट है जी जस्टिस। एज वी डिस्कस अर्लियर, जस्टिस मीन फेयर ट्रीटमेंट है। इसमें मेन एथिकल प्रिंसिपल है कि नर्सिस को जो है ना जस्टिस के प्रिंसिपल से अडहेयर होना चाहिए, मस्ट अडहेयर टू और द प्रिंसिपल जस्टिस, बेनिफिसेंस। अब जस्टिस में ये है कि फेयर ट्रीटमेंट हमने देना है। बेनिफिसेंस का मतलब है ऑलवेज डू गुड फॉर द पेशेंट, यानी कि आपने की मैक्सिमम एफर्ट ये होनी चाहिए कि आप हमेशा पेशेंट के ये अच्छा ही करें, यानी कि डू गुड फॉर द पेशेंट। नॉन मेलिफिसेंस है, इसका मतलब होता है डोंट हार्म द पेशेंट। आपने नेग्लिजेंसी नहीं शो करनी, किसी भी सिनेरियो में आके आपने पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो है ना मेन फोकस आपका जस्टिस पे हो, बेनिफिसेंस पे हो, और नॉन मेडिसिन यानी कि डोंट हार्म द पेशेंट। अब इसमें इंटेंशन हार्म भी आ सकता है और अनइंटेंशन भी आ सकता है। अनइंटेंशन हार्म वो होते हैं जो कि पेशेंट जो कि ड्यूरिंग द एडमिशन स्टे, ड्यूरिंग द नर्सिंग केयर जो है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ नर्स जो है ना वो हो सकते हैं। लेकिन इंटेंशन हार्म वही होते हैं जो कि जान बूझ कर पेशेंट को जो है ना हार्म पहुंचाया जाए, तो उसमें जो है हो सकता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी है, यानी अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि वट एवर यू डू यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि आपने कुछ भी, कोई भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है, कोई भी नर्सिंग एक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट से रिलेटेड के, जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने पेशेंट को अगर ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, ये नर्सिंग स्किल प्रोवाइड की है, ये केयर की है, तो इसका क्या रीजन है, इसके पीछे क्या है, तो आप लॉजिक क्या है, तो आप फिर उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। आपने इसलिए सोच समझ के नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है और उसमें सारी चीजें जो है ऐड करनी होती हैं। फिडेलिटी ये है जी, आपने केयरफुल रहना है पेशेंट के साथ। ठीक है जी। ऑटोनॉमी है, यानी कि राइट होना चाहिए टू चूज फ्रीली। अभी पेशेंट का भी राइट होता है, जिस तरह आपका नर्सिंग का राइट है कि आप अपने नर्सिंग केयर प्लान जो डेवलप कर रहे हैं, आपको राइट है कि कोई और पर्सनल जो है वो उसमें इंटरफेयर ना करे और आप ही अपने पेशेंट को अच्छी तरह देख के और उसकी वजह से नर्सिंग केयर प्लान बनाए। इसी तरह पेशेंट का राइट भी होता है कि वो उस ट्रीटमेंट को फ्रीली एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसकी एनजी जो है और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग का टाइम है। एज अ नर्स आप जो है ना पेशेंट की केयर प्लान में है कि आफ्टर 4 आवर जो है ना उसकी
एनजी ट्यूब फीडिंग जो है ना करानी ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर पेशेंट का राइट है कि वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर पेशेंट जो है वो एंटी ट्यूब फीडिंग से रिफ्यूज़ कर देता है, तो आपने उसको फ़ोर्स नहीं करना, ठीक है? ये पेशेंट का राइट है। इट मीन्स पेशेंट हैज़ द राइट टू चूज़ द ट्रीटमेंट और नॉट। इसी तरह वेरासिटी है, आपने ट्रूथफुल रहना है, जो भी आपने उसको इन्फॉर्मेशन बतानी है, आपने उसको ट्रूथफुल बतानी है, आपने उसके साथ झूठ नहीं करना, आपने उस पेशेंट के साथ पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप करना है, इसलिए आपने वेरासिटी शो करनी है। जस्टिस इज फेयरनेस, nurses must be fair when they distribute care. For example, among the patients in the groups of patients that they are taking care of. ठीक है जी, इसमें हमने पहले बहुत डिटेल डिस्कशन कर ली है कि जिस तरह पेशेंट जो है एक वार्ड में है, पुअर है, रिच है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ओल्ड हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आपने उनको वो अकॉर्डिंग टू द केयर जो है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी के किस पेशेंट किस डिजीज वाले पेशेंट को कितनी ज्यादा केयर की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। आपने उसमें जस्टिस शो करना है। आपने ये नहीं देखना है कि ये लोग इकोनॉमिक स्टेटस से है या हाई इकोनॉमिक स्टेटस से है, तो आप उसमें फिर उसमें फेयरनेस शो कर सकते हैं। Okay, next है the nursing autonomy, have the right autonomy. SCAR 2010 further defines nursing autonomy as authority of total patient care, the power to make decisions in a relationship with the patient and next for family, and the freedom to make clinical judgment, choices and actions. अब इसमें नर्सिंग ऑटोनॉमी में यही शो किया गया है कि नर्सिंग को जो है ना अथॉरिटी होनी चाहिए, नर्सिंग को पावर होनी ही चाहिए, नर्सिंग को अथॉरिटी होनी चाहिए, नर्सिंग को पावर होनी चाहिए कि वो जो है ना जो भी पेशेंट केयर प्रोवाइड करें उसके बारे में अपना डिसीजन खुद से ले सकें और पेशेंट के साथ किस तरह के रिलेशन होते हैं और उनकी फैमिली के साथ, और पेशेंट की क्लिनिकल जजमेंट के और चॉइसेस और एक्शंस के बारे में जो भी है उसका फ्रीडम उसको होना चाहिए। तो उसको हम शो करते हैं कि ये नर्सिंग ऑटोनॉमी है। Some students asking me about voice connection. तो आप लोग जो है ना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर जो है ना वो वॉइस क्लियर आए। बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर आ रही है, इसलिए उनको तो कोई इशू नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप काइंडली चेक करें अपने कनेक्शन। चलिए, नेक्स्ट है जी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन केयरिंग। इन जनवरी 10 2020 में ये डेफिनेशन जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की है वो ये है जी, प्रिसीजन हेल्थ रेफर्स टू पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर बेस्ड ऑन अ पर्सन। प्रिसीजन का ये मतलब है कि ये जो भी आपने हेल्थ केयर प्लान बनाना है वो बेस करना चाहिए ऑन द पर्सन इंडिविजुअल। जो भी आपके पास पेशेंट आया है आप उसको जो है ना वो देखें और उसकी जो उसकी नीड्स असेस करें, उसकी वैल्यूज असेस करें और उसकी बेस पे आपने जो उसको केयर प्रोवाइड करनी है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा द होलिस्टिक नर्सिंग अप्रोच टू पेशेंट केयर एक्सपेंड्स ऑन द ऑप्टिमल क्लिनिकल अप्रोच एंड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी फॉर स्पेसिफिक हेल्थ आउटकम। इसके अलावा जब हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो उसके भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं और जिसमें हम क्लिनिकल जो वर्कशीट्स होती हैं, वर्क फ्लोज होते हैं, वो उसमें हम असेस कर लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आया
जो नर्सिंग केयर हमने प्रोवाइड की है वो फेयर है या नहीं है, एक्यूरेसी उसकी हम असेस कर लेते हैं कि प्रॉपर एक्यूरेट है या नहीं है। जो भी स्किल्स आपने प्रोवाइड करनी है उसमें हम उसकी एक्यूरेसी असेस करते हैं और प्रिसीजन और एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी कमिटमेंट। कमिटमेंट में आ जाता है प्रोफेशनल कमिटमेंट इज डिफाइंड एज लॉयल्टी, द डिजायर टू स्टे इन अ प्रोफेशन एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्रोफेशनल पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। अब इसमें एक पर्सनल कमिटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से पर्सनल कमिटमेंट करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि भाई मैं आपके साथ ये कमिटमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इसको फुलफिल करूंगी। इसी तरह प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं होती है जो कि आप जब हम नर्सिंग फील्ड में आ जाते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपको कुछ अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट भी शो करनी होती है और उसमें ये आ जाता है सबसे पहले लॉयल्टी आ जाती है। आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहें, फेथफुल रहें और इसके अलावा द डिजायर टू स्टे इन अ प्रोफेशन यानी कि आपकी अपनी विश होनी चाहिए। आप किसी के प्रेशर में आके नर्सिंग प्रोफेशन को चूज ना करें, ना उसमें रहें, बल्कि आपकी डिजायर होना चाहिए, इंटरनल आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप अपने प्रोफेशन में हैं। और फिर उसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर द प्रोफेशनल पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। अब किसी भी प्रोफेशन में जब आप जाते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। तो इसमें आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आपके जो भी होंगे, जो भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या चैलेंज आएंगे तो आप उसको फेस करेंगे और उसमें आप लॉयल्टी शो करेंगे और अपने प्रोफेशन को दिली एक्सेप्ट करेंगे और उसमें रहते हुए सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कैरी आउट करेंगे। इसके अलावा आ जाता है कमिटमेंट टू इसके अलावा जाता है कमिटमेंट टू नर्सिंग एम्प्लॉयज कमिटमेंट टू प्रोवाइड एन ऑप्टिमल पेशेंट केयर एंड प्रमोट द नर्सिंग प्रोफेशन। इसके अलावा आ जाता है कि नर्सिंग के साथ और क्या कमिटमेंट हो सकती है। इसमें ये है कि आपने क्या करना है, ऑप्टिमल पेशेंट केयर जो है ना आपने प्रोवाइड करनी है। नर्सिंग प्रोफेशन में जब आप आ जाते हैं तो आपका मेन जो कमिटमेंट है एक तो ये है कि आपने अपने प्रोफेशन के साथ फेथफुल रहना है, लॉयल रहना है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको फेस करना है, चैलेंजेस को फेस करना है। दूसरा ये है कि आपने क्वालिटी पेशेंट केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है, इसका आपने कमिटमेंट करना है। और इसके अलावा थर्ड है जी प्रमोट द नर्सिंग प्रोफेशन, और साथ में आपने अपने नर्सिंग प्रोफेशन जो है उसको प्रमोट करना है। ये तीन मेन चीजें हैं जो कि आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए कि प्रोफेशनल कमिटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है जी ह्यूमन रिलेशन। अब ह्यूमन रिलेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिलेशन जो है वो बहुत सारे हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन इंपॉर्टेंट है हमारी सराउंडिंग में, हमारे लिविंग के लिए, हमारी दुनिया में रहने के लिए ह्यूमन रिलेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन पेशेंट के साथ कभी भी आपने रिलेशन नहीं बनाने होते। बोर्ड्स में ऐसे होता है कि बहुत सारे जब आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स जाते हैं क्या करते हैं कि वार्ड में पेशेंट्स को कोई अंकल कह रहा है, कोई आंटी कह रही है, कोई कुछ कह रहा होता है, सिस्टर कह रहा है, ब्रदर कह रहा है, तो आपने पेशेंट के साथ कोई ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाने। आपने उनको एज अ जो है ना एज अ ह्यूमन लेना है, एज अ पेशेंट लेना है और उनको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। Human relation in nursing refers to the relationship of nurses with colleagues and other departmental personnel and of nurses with the patient। ठीक है जी, इसमें नर्सिस के ना तो सिर्फ पेशेंट के साथ रिलेशन में इसमें बात की जाती है बल्कि नर्सिस के दूसरे कोलीग के साथ, पर्सनल डिपार्टमेंटल पर्सनल के साथ या दूसरी नर्सिस के साथ या फिर पेशेंट के साथ जो जितने भी रिलेशन होते हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं। It is interdepartmental, intradepartmental and interpersonal relationship to provide the quality care to their patient। अब इसमें ये होता है कि आपने पेशेंट के साथ जो है जस्ट प्रोफेशनल रिलेशन बनाना है और इसी तरह दूसरे पीपल्स के साथ, कोलीग के साथ, डिपार्टमेंटल पर्सनल के साथ भी आप प्रोफेशनल रिलेशन बना सकते हैं ताकि आपके पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और आप उसको जो है ना प्रॉपर जो केयर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि नर्सिस की जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है उसमें ये है कि आपने ऑप्टिमल केयर जो है ना पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। उसके लिए जब तक आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप में नहीं आते तो आप उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते।
लेकिन आपने इनमें से किसी के साथ भी पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं करने होते। नेक्स्ट है जी एम्पैथी। एम्पैथी इज अ टर्म वी यूज फॉर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग्स एज वी वर हैविंग देम आवरसेल्व्स। ठीक है जी, एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझ के जो है ना हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि जैसे हम हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा हो। लेकिन अगर हम सिंपैथी देखें तो सिंपैथी का मतलब है रेफर्स टू द एबिलिटी टू टेक पार्ट इन समवन एल्स एम्पैथी मोस्टली बाय फीलिंग सोरोफुल अबाउट देयर मिसफॉर्चून। अब सिंपैथी में क्या होता है, सिंपैथी में आपने दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना होता है और उसको सोरोफुल शो करना होता है, लेकिन आपने इसी जो है एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस रखना होता है। इसमें जब आपने पेशेंट के साथ आपने रिलेशन शो करना है, नर्सिंग प्रोफेशन में जब आपने रह के आपने रिलेशन शो करना है तो आपको वहाँ पे सिंपैथाइज होना पड़ेगा, आपने वहाँ पे एम्पैथी शो नहीं करनी। अगर आप एम्पैथी शो करेंगे तो फिर वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में आ जाता है, आपने उसमें जो है ना फिर डिफरेंस शो करना होता है वहाँ पे। ऑनेस्टी, नर्सिंग शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है जी, आपने जब भी नर्सिंग प्रोफेशन में एज ए नर्स आपने काम करना है तो ऑनेस्टी जो है ना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना चाहिए इनको। व्हेन अ प्रोग्नोसिस इज पुअर नर्सेस आर द वन हु आर देयर टू टेल द ट्रुथ टू पेशेंट एंड द फैमिली। ठीक है जी, जब उनकी रिकवरी नहीं हो रही, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रिकवरी होना किसी भी डिजीज से, किसी भी इलनेस से। तो जब उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, पुअर मीन यानी कि अच्छी नहीं होती, खराब होती है, पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा होता, तो नर्सिस जो है ना इस टाइम पे क्या होती हैं, सिर्फ वही होती हैं जो कि पेशेंट और उसकी फैमिली को सच सच्चाई बता सकती हैं, और उनको उसे बताना भी चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए कि अब आपके पेशेंट जो है उसके पास टाइम कम है या उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं जा रही, तो ताकि पेशेंट और फैमिली जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए अग्री हो जाए, पहले से जो है ना वो उसमें उसको उसके लिए रेडी हो जाए। वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग इज इंटरप्रिटेटिंग व्हाट द डॉक्टर से। अब एक इसके अलावा ये है कि जो भी डॉक्टर कहते हैं उसको इंटरप्रिटेटिंग करना भी नर्सिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और वो भी जो है ना फिर वो गाइड करती हैं पेशेंट को। इसमें पेशेंट काउंसलिंग आ जाती है, फैमिली काउंसलिंग आ जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर जो कि उन्होंने नर्सिस ने अपने ऑन पे फिर करनी होती हैं, और वो जो है डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे या दूसरी चीज़ें जो होती हैं उस पर मैंशन नहीं होती, ये नर्सिस ने खुद से करनी होती है। नेक्स्ट है जी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। अब हमने पहले डिस्कस किया कि नर्सिंग कमिटमेंट होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए। अब हमने देख रहे हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है जी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हैज बीन प्रपोज्ड एज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन द प्रोविजन ऑफ द नर्सिंग केयर। ठीक है जी, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप पेशेंट को ऑप्टिमल केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी प्रोसीजर कर रही हैं, जो भी नॉलेज अप्लाई कर रही हैं, उसका वेल नॉलेज हो उसके बारे में, और आपकी स्किल्स जो हैं उसके बारे में अच्छी हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग करानी है तो आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि एनजी ट्यूब फीडिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके लेकिन क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है और किस तरह से पोजिशन करनी है पेशेंट की, और जो ट्यूब फीडिंग जो हमने बनानी होती है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसमें किस तरह से हमने उसकी प्रिपरेशन करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं तो फिर आप जो है ना कॉम्पिटेंसी की तरफ जाते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो है वो एक टाइम पे अगर आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं तब नहीं आती, ये बार बार स्किल की रिवीजन से, बार बार एप्लीकेशन से होता है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नर्सिस में बहुत ज़रूरी है। इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, knowledge, attitudes, values, and abilities that bring about effective और high performance in occupational and professional position। ठीक है जी, तो इसके लिए आपका स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स तभी अच्छी होंगी जब आप ड्यूरिंग अपनी स्टडी पीरियड में आप स्किल लैब में प्रॉपर स्किल्स करें, प्रॉपर परफॉर्म करके देखें, डिमॉन्स्ट्रेशन देखें, और फिर आप जब क्लिनिकल एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपकी रिवीजन होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है।
इसके अलावा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके अगेंस्ट आपका एटीट्यूड शो होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने वैल्यूज आज डिस्कस की हैं, वैल्यू क्लैरिफिकेशन डिस्कस की है, उसमें आपको वैल्यूज और उसके अगेंस्ट जो एटीट्यूड आपने शो करना है उसका काफ़ी नॉलेज गेन हो गया है। So student, last 1 minute, if you have any query, then you can ask. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मीन्स आप कोई भी स्किल अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में कहते हैं ना कि फलां बंदा इस चीज़ के बारे में बहुत कॉम्पिटेंट है, तो उसको हम तभी कहते हैं जब वो अपनी प्रोसीजर में, अपनी प्रोसेस में या अपनी स्किल में जो है वो कॉम्पिटेंट वो होता है कि उसमें प्रॉपरली वो अप्लाई कर सकता है। Thanks to everyone. Now we will discuss in the next lecture. Take care. Allah Hafiz, and make a list of questions if you have any query. Now we will discuss in the next lecture.